Hi everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So इस वीडियो में हम पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या होता है, उसे किसने इंट्रोड्यूस कराया. सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है उसे. इट इज़ प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड. तो ठीक वैसा ही इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कुछ थ्योरिस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने हिसाब से उन्हें जो सही लगा उन्होंने उस चीज़ को बेस करके पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया, उसका थ्योरी बनाया है. इन्हें न्यू एनालिटिक भी कहते हैं इन थ्योरिस्ट को, या फिर पोस्ट फ्रॉइडन कहते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड के बाद ही इन्होंने अपना अप्रोच दिया. मतलब साइकोडायनेमिक थ्योरी फर्स्ट आया, साइकोडायनेमिक अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी, उसके बाद ही ये सारी थ्योरीज लाए गए हैं. तो इन सारी थ्योरीज की स्पेशलिटी एक है कि जैसा कि साइकोडायनेमिक थ्योरी में हम देखते हैं कि काफ़ी सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ द इड को इम्पोर्टेंस दिया गया है. मतलब कि कहा गया है कि मोस्टली कहीं ना कहीं इड का ही जो होता है, इड का इंटरेस्ट ही दिखता है ह्यूमन बिहेवियर में. इड जो चाहता है वैसा ही हम कर लेते हैं. मतलब अनकॉन्शियस में ही हो रहा है भले ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहेवियर में आ जाता है. लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ द इड को लेस प्रोमिनेंट रोल प्रोवाइड किया गया है, और देयर हैज़ बीन एन एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो. यहाँ पर इन सारी थ्योरीज में हम एक ही बात कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है. ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक द क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ and etc. So the first theory we will be studying is Carl Jung's aims and aspirations. तो कार्ल यूंग जो थे उन्होंने भी अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर के दौरान फ्रॉइड के साथ वो काम करते थे. बट लेटर ही ब्रोक एंड उन्होंने अपना एक एनालिटिकल साइकोलॉजी भी एस्टैब्लिश किया है बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ हिज ओन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. तो कार्ल यूंग जो थे उन्होंने ह्यूमन बींग्स को कहा कि ह्यूमन बींग्स सेक्स और एग्रेशन और द इंटरेस्ट ऑफ द इड से ही वो लोग गाइडेड नहीं होते हैं. उनका मेन एम होता है कि दे आर गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशंस. Because when we studied the psychodynamic approach to study personality given by Sigmund Freud ने कहा कि human beings are guided by their unconscious mind, that is id, ego and super ego. तो और जो कि id तो भरा ही हुआ है सेक्सुअल एंड एग्रेसिव थॉट से. तो लेकिन यहाँ पर कार्ल यूंग ने बताया कि ऐसा नहीं है. ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें उनका एम्स, उनका एस्पिरेशंस गाइड करता है. यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर आपके क्लास में कोई बच्चे हैं, या अपने प्रीवियस क्लासेस के बारे में सोच लो, अभी अगर आप लोग ज़्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं तो उनका भी, उनके फ्रेंड्स के भी कुछ करियर चॉइसेस होंगे जिसके वजह से कि वो अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे. या प्रीवियसली अगर आप अपने प्रीवियस क्लासेस के बारे में सोचेंगे तो आपको याद होगा आपके कुछ फ्रेंड्स कहा करते होंगे कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, और वो कुछ वैसे ही इंटरेस्ट अपने बिहेवियर में दिखाएंगे. वो मेडिकल साइंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बुक्स और ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करेंगे. तो ऐसा होता है कि सपोज़ मेरा कुछ एम है अपने लाइफ में, मुझे सपोज़ एक एथलीट बनना है, तो मैं अपना फिजिकल फिटनेस पे अपने आप ध्यान दूंगी. भले ही सपोज़ कि मुझे कुछ आफ्टर अ सर्टेन एज मुझे एथलेटिक्स में जाना है, तो लेकिन मैं अपना, मुझे पता ही नहीं होगा लेकिन मैं फिटनेस में अभी से ध्यान दे रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है कि मुझे एथलेटिक्स ज्वाइन करना है. तो यूंग का भी ऐसा ही मानना था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर गाइडेड मच बाय देयर एम्स एंड एस्पिरेशंस, और इसी की ही थ्योरी पे बेस करके ही डेवलप्ड हिज ओन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कॉल्ड द एनालिटिकल साइकोलॉजी. और इसका जो बेसिक एजम्पशन था इस थ्योरी का वो ये था कि पर्सनैलिटी जो है वो कंसिस्ट करता है कुछ कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स जो कि इंडिविजुअल के अंदर है. इंडिविजुअल के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसे कि उसे बैलेंस करना है, और वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो अपने अंदर ही होता है, ना कि अपने अंदर की चीज़ को और डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी को आपको बैलेंस करना है. जैसा कि हमने प्रीवियस थ्योरी में जाना है कि डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी को मीट करना होता है तो कुछ एक बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ता है. लेकिन कार्ल यूंग ने बताया कि ये जो कंपीटिंग फोर्सेस, स्ट्रक्चर्स हैं, ये इंडिविजुअल के अंदर में ही है. इसी पे बेस करके यूंग ने क्लेम किया कि देयर एग्जिस्ट
कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कुछ टाइप्स ऑफ प्राइमॉर्डियल इमेजेस, जिन्हें हम आर्कीटाइप्स कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कंसिस्ट करते हैं। यानी कि देर इज वन कलेक्टिव अनकॉन्शियस विच कंसिस्ट ऑफ आर्कीटाइप्स। ये आर्कीटाइप्स क्या होता है? ये कुछ तरीके के आइडियाज़ या कुछ इमेजेस हैं जो कि हमारे पास इंडिविजुअली हम एक्वायर नहीं करते, लेकिन इट इज़ इनहेरिटेड, मतलब हमारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स में वो चलता आ रहा है, वो ऑलरेडी है ही, और उससे मतलब मानना ही मैंडेटरी है। तो वो क्या हुआ है कि वो एक आर्कीटाइप सा बन गया। जैसे कि भगवान की कहानियाँ, मदर अर्थ, या जो भी मदर नेचर, हम क्यों कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम बचपन से कहते हैं इट इज़ मदर नेचर, क्योंकि हम ऐसा सुनते आ रहे हैं और हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता आ रहा है। कई सारी कुछ कहानियाँ होती हैं, मिथ होता है, ड्रीम्स होता है, आर्ट फॉर्म्स होता है। तो इसमें ह्यूमन बींग्स को नहीं पता कि वाई डू दे जस्ट बिलीव इन दैट, बट दे डू, क्योंकि वो सुनते आ रहे हैं वैसा। तो ये होता है आर्कीटाइप्स। ये कई सारे आर्ट फॉर्म्स में दिखता है। मिथ्स हम जो सुनते हैं उसमें भी होता है। गॉड, भगवान को मानना, ये सब कुछ होते हैं। सन गॉड बोलते हैं हम। तो ये सब क्या है? ये सब आर्कीटाइप्स ही है। तो यूंग ने कहा कि कार्ल यूंग बताते हैं कि सेल्फ स्ट्राइव्स फॉर यूनिटी एंड वननेस। यूनिटी एंड वननेस। तो इससे क्या मतलब है कि चाहे कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो जाए, वन पर्सन विल ऑलवेज वांट टू बी एसोसिएटेड विद अनदर ग्रुप और विद अनदर पर्सन। एंड हमेशा से ऐसा ही होता है कि कभी भी एक इंसान अकेला नहीं रहना चाहेगा। अगर भी वो रहना चाहता है, स्टिल दैट पर्सन वुड वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम और हर। तो ये एक्सेप्टेंस जो है कि बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है, और ये सब हर एक इंसान में होता है, ये नेचुरली होता है। और जिनके अंदर नहीं होता है, हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके वजह से कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, बट डीप इनसाइड द सोल, द माइंड, उनको एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसी के लिए सेल्फ स्ट्राइव्स फॉर यूनिटी एंड वननेस। और यूंग बताते हैं कि आर्कीटाइप ही है जो कि कई तरीकों में से एक्सप्रेस किया जाता है हमारे पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर से। So according to him, for achieving unity and wholeness, a person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious and must learn to live in harmony with it. तो हमेशा से एक बैलेंस ही है जो मेंटेन करना चाहिए, और बैलेंस की वजह से ही एक प्रॉपर बिहेवियरल कंडक्ट एक्सप्रेस किया जा सकता है। The second theory is given by Karen Horny, theory of optimism. हॉर्नी भी एक फ्रॉइड की डिसाइपल हुआ करती थी, लेकिन इनका जो थ्योरी है ये साइकोडायनेमिक अप्रोच से डिविएटेड है। साइकोडायनेमिक अप्रोच का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उससे ये अलग है, क्योंकि इन्होंने जो है एडॉप्ट किया है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ का। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग की पॉजिटिव इमेज को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, और कुछ ऐसे क्वालिटीज़ जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप 11th से साइकोलॉजी पढ़ें तो आपको पता होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। इट इज़ रीचिंग वंस हाईएस्ट पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब किसी एक काम पे आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जब अचीव करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब किसी एक इंसान का अगर लाइफ में एक पर्टिकुलर गोल होता है एंड दैट पर्सन वांट्स टू डिफाइन हिज और हर एंटायर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट गोल, दैट पर्सन कुड बी कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, अगर उसने उस चीज़ को अचीव किया। जैसा कि एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कुड बी महात्मा गांधी। जब हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो अचानक से माइंड में एक वर्ड फ्लैश करता है, दैट इज़ नॉन वायलेंस। तो ये जो वर्ड है, दिस वर्ड डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ, बिकॉज थ्रू आउट हिज लाइफ
ही मेड इट वेरी क्लियर टू द एंटायर वर्ल्ड कि वो नॉन वायलेंस के सपोर्टर नहीं हैं, वो कभी भी नॉन वायलेंस नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नॉन वायलेंस नहीं करते। तो उनका जो मकसद था वो उसके पीछे भागे और उसके पीछे सफल भी हुए, सक्सेसफुल हुए। सो दैट पर्सन इज नोन एज a self-actualized person. He was actually a self-actualized person क्योंकि उन्हें सही से पता था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो कैरन हॉर्नी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो लाई करता है कि उनका थ्योरी एक बहुत बड़ा चैलेंज के तरह माना जा सकता है फ्रॉइड के थ्योरी को लेकर, क्योंकि फ्रॉइड के थ्योरी में हम देखते हैं कि उन्होंने विमेन को इन्फीरियर समझा, उनके बारे में उन विमेन को प्रोटोटाइप कहीं बनाया ही नहीं गया है। तो इसी के लिए अकॉर्डिंग टू हर ईच सेक्स हैज़ एट्रीब्यूट्स टू बी एडमायर्ड बाय द अदर एंड नीदर सेक्स कैन बी व्यूड एज सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दोनों ही जेंडर के पीपल को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसे एडमिरेशन होना चाहिए, और कोई भी जेंडर को हम सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बता सकते। उन्होंने काउंटर भी किया कि विमेन जो है वो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से ही आज तक पीछे रही हैं, भले ही उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो इन्फीरियर ना होते हुए भी उन्हें इन्फीरियर बनाया गया है, ये सोसाइटी के द्वारा, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के द्वारा। तो उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब बचपन में अगर किसी का अच्छा रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल मतलब कम्युनिकेशन एंड द वे यू इंटरैक्ट विद अदर पर्सन, तो अगर डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहा है बच्चे का अपने चाइल्डहुड के दौरान, सपोज पेरेंट्स के साथ हुआ, टीचर्स के साथ हुआ, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हुआ, तो उससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डेवलप करना फ्यूचर में बहुत ही स्वाभाविक है। तो जब पेरेंट्स का बिहेवियर एक बच्चे के प्रति डिस्करेजिंग होता है तो बच्चे के अंदर जो है इनसिक्योरिटी का फीलिंग पैदा होता है एंड दैट रिजल्ट्स टू बेसिक एंग्जाइटी, and you will see that that child will express deep resentment and hostility due to this anxiety towards the parent. उसे अपने पेरेंट के प्रति बहुत गुस्सा आएगा, उसे लगेगा कि वो उसके बारे में सिर्फ बुरा चाहते हैं क्योंकि उसके मन में बेसिक एंग्जाइटी पैदा हो चुका है। अगर कोई भी चीज़ वो बच्चा करता है, अगर उसको हर चीज़ में डांट लगने शुरू हो गई तो ऐसा होना स्वाभाविक है। इसी के लिए ना ज़्यादा डांटना अच्छा है, ना ज़्यादा लीनियंट छोड़ना अच्छा होता है बच्चों को, क्योंकि ये जो है लाइफ में आगे चलकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन सकता है, ये सारे बिहेवियर्स। Therefore, by showing excessive dominance or indifference, or by providing too much or too little approval, parents can generate among children feelings of isolation and helplessness which interfere with their healthy development. तो अगर वो ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे आइसोलेट अपने आप को करने लगेंगे। वो उनके साथ अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बचपन से उन्हें आदत पड़ गई है कि कुछ भी होता है तो पेरेंट्स उल्टा डांटते हैं, और अगर बड़े होकर भी कुछ गलत हो गया और भले ही वो ना किए हो वो गलत, लेकिन दे विल नॉट हैव द करेज टू गो टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स, दे विल आइसोलेट देमसेल्व्स, दे विल फाइंड देमसेल्व्स इन अ वेरी हैपलेस पोजिशन, हेल्पलेसनेस विल सराउंड देम, और ऐसा हो सकता है कि उनका डेवलपमेंट जो है उसमें, हेल्दी डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा हैम्पर हो जाए और वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तीसरा थ्योरी है एल्फ्रेड एडलर का बाय द नेम ऑफ लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट, यानी कि लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंस दिया गया है। तो एडलर की थ्योरी को हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। रिमेंबर, Alfred Adler's theory is known as individual psychology. So उनका जो basic assumption है individual psychology का, it is that human behavior is purposeful and goal directed. यानी कि human का behavior जो है वो उसके behavior के पीछे एक purpose होता है, एक goal होता है, तभी वो behavior
शो अप होता है. सपोज अ चाइल्ड इज फीलिंग हंग्री और एनी अदर पर्सन. सपोज यू आर फीलिंग हंग्री एंड यू आर सिटिंग एट द टेबल और आपके कुछ ही दूरी में खाना है. सपोज देर आर एप्पल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. बट सो वॉट यू विल डू, आपका एक बिहेवियर क्या शो अप होगा, एक नेचुरल बिहेवियर होगा. क्योंकि आपको भूख लगा तो आप अपने जगह से जहाँ पर बैठे हैं आप वहाँ से उठ जाएंगे. उठ खड़े होके आप उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ एप्पल्स रखा गया है, बिकॉज यू वॉन्ट टू ईट इट. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बिहेवियर हुआ दैट अ पर्सन engrossed in his or her own work suddenly kept aside all his things and stood up and went straight to the basket of apples. ये क्या बिहेवियर है, बिकॉज एक गोल है दैट आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड टू फीड माई सेल्फ. तो ये अल्फ्रेड एडलर ने समझाने की कोशिश की. नाउ ईच वन ऑफ अस हैज द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट. Our personal goals are the sources of our motivation. Of course, अगर आप ज़िंदगी में गोल रखते हैं तो देखेंगे जिस पर्सन का गोल होता है वो हमेशा से मोटिवेटेड रहता है. आप अपने क्लास टॉपर्स के बारे में सोचिए. जिनको टॉप करना होता है वो चाहे उनको वो सब्जेक्ट अच्छा लगे ना लगे, वो मोटिवेटेड रहते हैं उसे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके सामने एक गोल है. उन्हें क्लास में नंबर 1 लेके आना है. नंबर 1 वाला रैंक उन्हें चाहिए ही चाहिए. इसी के लिए दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड देयर पर्सनल गोल एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन देयर बिहेवियर. क्योंकि वो भले ही अपने दोस्तों के साथ मज़े करें स्कूल में या बाहर घर में भी आके ट्यूशन के बाद या कब भी मज़े करते रहें, लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले अपना बोरिंग सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना कि वो अपने लाइक्ड सब्जेक्ट्स को देते हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड देयर पर्सनल गोल टू टॉप इन देयर एग्जामिनेशन. सो द गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस इन ओवरकमिंग द feelings of inadequacy are important in our personality development. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरीके के गोल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो टाइप के गोल्स जो कि हमें सिक्योरिटी देते हैं, वो टाइप के गोल्स जो कि हमारे इनएडिक्वेसी वाले फीलिंग्स को ओवरकम करते हैं, वैसे टाइप के गोल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सबसे पहला एम क्या होता है, उसका सबसे मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल इन लाइफ क्या होता है, टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ जॉब. तो इस जॉब को पाने के लिए उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा, उसका पर्सनालिटी कैसे इम्प्रूव होगा. टू गेट दैट जॉब ही विल स्टार्ट स्टडिंग, ही विल स्टार्ट पुटिंग इन मोर हार्ड वर्क, जो कि वो पहले नहीं करता था. या ऐसे भी हो सकता है, बोथ द केसेस हो सकता है कि आइदर वो अगर वो मीडियोकर जैसा रहना चाहता है तो वो उतना मेहनत नहीं करेगा. लेकिन कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप देखेंगे कि वो जॉब के लिए तैयारी करते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनल गोल है उससे उन्हें एक सिक्योरिटी मिलता है. they will get respect in their society, they will get acceptance from their friends, family, everyone when they will just start earning by themselves. तो उनके जो अंदर की जो inadequacy वाली जो feelings होगी कि कभी उनसे किसी ने कहा होगा कि यार तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो नहीं चाहते कि उस पर्सन का बात जो है वो सच हो जाए. इसी के लिए वो अपनी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और अपने जॉब्स को क्लियर करते हैं. तो इसकी वजह से जो है उनकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप हो जाती है. दे स्टार्ट टू व्यू देयर लाइफ इन अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वे. अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो गए तो वो काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, अपने बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में. तो इससे जो है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है. तो इन एडलर्स व्यू एवरी इंडिविजुअल सफ़र्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट, that is inferiority complex, which arise from childhood. Overcoming this complex is essential for optimal personality development. तो एडलर को ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने चाइल्डहुड के दौरान कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होता है. दैट इज़ खुद को छोटा समझना, किसी भी टॉपिक को लेके आपको ऐसा लगना कि नहीं नहीं यार मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता.
ये होता है एक एहसास कमतरी का शिकार बनना, मतलब कि अपने अंदर की क्वालिटीज़ को नहीं पहचान के अपने आप को विक्टिम जैसा समझना, खुद को लो समझना। तो इससे जो है, अगर आप निकल के नहीं आते हैं तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत ही हैम्पर कर सकता है। और अगर आप इसके ऑपोजिट में, अगर आप इस कम्प्लेक्स को ओवरकम करते हैं, अगर आप लाइफ को मोर पॉजिटिव व्यू से देखते हैं, एंड इफ़ यू थिंक दैट वाई एम आई नॉट गुड एट इट, just remember that when talent does not works, hard work beats talent. Okay, तो किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है अगर आप उससे कोशिश करेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, तो आप किसी भी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के यूज़ से ही, इसी के हेल्प से आप अपने हार्डवर्क को, आप अपने स्किल्स को और निखार करके आप अपने इस इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स वाली फीलिंग को ओवरकम कर सकते हैं, जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। Now let's move on to the fourth theory given by Eric Fromm, the human concerns. Now, in contrast to Freud's biological orientation, Fromm developed his theory from a social orientation. Okay, so he viewed human beings basically as social beings. मतलब एरिक फ्रॉम ने ह्यूमन बींग्स को सोशल बींग्स कहा, वो ह्यूमन बींग्स जिन्हें कि हम उनके रिलेशनशिप विद अदर्स के हेल्प से समझ सकते हैं। मतलब कि यू कैन नो अबाउट अ पर्सन, you can try to know about a person if you study about his relationship with others. Like if you study about his relationship with his family members, his friends, his colleagues, etc. तो उसके सोसाइटी में वो किस किस तरह के लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, उससे आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो एरिक फ्रॉम ने आर्ग्यू किया कि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज सच एज ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स रिजल्टेड फ्रॉम अ डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। अगेन उन्होंने आर्ग्यू किया कि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जैसे कि ग्रोथ और रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल होते हैं, ये कैसे डेवलप करते हैं? ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मतलब किसी को ह्यूमन ग्रोथ, आई मीन कोई अपना ग्रोथ चाहता है, वो क्यों चाहता है, या रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल कैसे हुआ। सपोज एक पर्सन को पता चल गया कि मैं म्यूज़िकली इंटेलिजेंट हूँ और मैं म्यूज़िक पढ़ना चाहता हूँ, या मैं अपने इस फील्ड में एक करियर बनाना चाहता हूँ। ये कैसे उसे रियलाइज़ हुआ? बिकॉज इन डीप इनसाइड हिज सोल ही हैज़ गॉट द डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। तो ये सारी जो है ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। फ्रॉम कहते हैं कि कैरेक्टर ट्रेट्स जो है ये डेवलप करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल से। मतलब पर्सनैलिटी जो है, कैरेक्टर जो है, ट्रेट्स जो है, वो धीरे धीरे, जैसा हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे टाइप्स के लोगों के साथ मिलते हैं, हमारा पर्सनालिटी वैसे ही बनता जाता है। तो लोगों का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के लिए इसको सोशल ओरिएंटेशन में समझा जा रहा है। इसी के लिए ह्यूमन बींग्स को सोशल बींग्स भी कहा गया है इस वाले थ्योरी में। Now, while culture is shaped by the mode of existence of a given society, people's dominant character traits in a given society work as forces in shaping the social processes and the culture itself. So, एरिक फ्रॉम का जो वर्क है ये और भी बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ की वैल्यू को समझता है। पॉजिटिव क्वालिटीज सच एज टेंडरनेस, लव एट्सेट्रा इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, लव, टेंडरनेस, पॉजिटिव क्वालिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। नाउ द लास्ट वन इज़ एरिक्सन्स सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो एरिक्सन्स थ्योरी जो है वो स्ट्रेस ले करता है रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस पे, जिसकी मदद से कि पर्सनालिटी डेवलप होता है। Once again, Erikson's theory lays stress on rational conscious ego processes in personality development. So in his theory, development is viewed as a lifelong process and ego identity is granted a central place in this process. इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया गया है एरिक्सन की थ्योरी में, और ईगो आइडेंटिटी को एक सेंट्रल प्लेस जो है ग्रांट किया गया है। तो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस
of adolescent age has drawn considerable attention. Erikson argues that young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose. तो एरिक्सन ने क्यों कहा कि यंग पीपल को जो है एक अपनी ज़िंदगी का मकसद, एक ज़िंदगी का डायरेक्शन ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि फर्स्ट डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ईगो आइडेंटिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस हेल्ड करता है इसमें. कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट एज, यानी कि यंग पीपल. तो अगर यंग पीपल अपने लाइफ का सेंट्रल पर्सपेक्टिव, अपना डायरेक्शन नहीं चूज़ करेंगे तो वो भटक जाएंगे और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा हैम्पर होगा. सो दैट्स व्हाई ही argues that the young people, they must generate a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose. So after the post-Freudian approaches, let's have a look at the behavioral approach. Behavioral approach जो है ये it does not, ये approach, of course we are studying about personality, so इस वाले behavioral approach में भी हम बात करेंगे कि कैसे personality को define किया गया है using behavioral approach. So it does not give importance to the internal dynamics of behavior, but the behaviorists who are the theorists of this approach, they believe in data which they feel are definable, observable and measurable. So the focus is on learning of the stimulus response relationships and the reinforcement. तो behavior approach जब होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे of course learning आएगा, behavioral approaches है तो learning of what? Stimulus and the response connections and the reinforcement. So according to them, personality can be best understood as the response of an individual to the environment. They see the development simply as a change in response characteristics, that is, the person learns new behavior in response to new environment and stimuli. So for most behaviorists, the structural unit of personality is the response. Remember, the structural unit of personality according to the behavioral approach is response. यहाँ पे response को ही सबसे important place या focus किया गया है, क्योंकि response ही है वो चीज़ जिसके की वजह से personality development होता है. Suppose you're feeling hot and आपको पसीना आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपके सामने कोई अगर चीज़ है तो आप उससे अपने आप को फ़ैन करेंगे या फिर आप अपने हाथों से खुद को फ़ैन करेंगे. तो it will differ. Either you'll do it by your hands or you'll just pick up anything around you or a hand fan and then you'll just fan yourself. तो ये क्या है? ये a particular kind of behavior. What was the stimulus? The stimulus was the environment which caused you to sweat. तो ऐसा होता है कि कुछ भी बिहेवियर हो रहा है तो वो एक रेस्पॉन्स ही है किसी ना किसी टाइप के स्टिमुलस को. तो ईच रेस्पॉन्स इज अ बिहेवियर विच इज लिमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड. तो नीड के हिसाब से आपका बिहेवियर शो होता है. तो जैसे कि हर कोई जब किसी को भूख लगता है तो हम खाते हैं, लेकिन कुछ लोग चूजी होते हैं. सपोज बच्चों को सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो खाना सीखते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें उस सब्जियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखते हैं एंड में, जिन्हें कि हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में रेनफोर्समेंट्स कहते हैं. सपोज कि उनके पेरेंट्स कहेंगे कि आज ये वेजिटेबल्स खा लो तो शाम में चॉकलेट मिलेगा. तो इस आइडिया को लेके बच्चे तुरंत ही सब्जियां खाना सीख लेते हैं, भले ही उन्हें पसंद हो या ना हो. तो इससे उनका बिहेवियर चेंज हुआ. दे लर्नड समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलस. तो उनका रेस्पॉन्स था कि वो सब्जियों को खाने लगे. सो द थ्योरीज ऑफ classical conditioning by Pavlov, instrumental conditioning, Skinner, observational learning, Bandura, ये सब में भी हम देखते हैं कि कैसे लर्न किया जाता है बिहेवियर और किसी ना किसी स्टिमुलस के वजह से रिस्पॉन्स आता है और उसके वजह से बिहेवियर डिटरमाइन होता है. और जब हम ये बिहेवियर को धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं, लर्न करते जाते हैं, तो वो हमारे पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है. सेकेंड इज द
Second is the cultural approach. This approach attempts to understand personality in relation to the features of ecological and cultural environment. तो यहाँ पे बताता है कि एक ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है उनके कल्चरल और बिहेवियरल वेरिएशंस में, जैसा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस या वो जिस जगह में रहते हैं वहाँ का नेचर ऑफ टेरेन आप देखें, वहाँ पर किस तरीके के खाना और किस टाइप का फ्लोरा एंड फौना अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी बिहेवियर डिटरमाइन होता है. मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक रीजंस के लिए भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग से बिहेवियर डिफाइन हो रहा है, और साथ ही में ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं ये भी बिहेवियर को डिफाइन करते हैं. Now, in addition to that, the settlement patterns, social structures, division of labor, and other features like child rearing practices are also affected by all these features. Now, suppose कि a child who stays in village, and if you compare a child who is staying in village and the other one staying in the urban area, उन दोनों के लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे और यानी कि डिफरेंसेस होंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स है जो कि दोनों के बिहेवियर को डिफरेंट करता है. तो सिमिलरली कल्चर भी जो है, दो कल्चर के लोग एक जैसा काम नहीं कर सकते, यानी कि मोस्टली एक जैसा काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ में तो डिफरेंसेस हो ही जाता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि the individuals and groups, they just adapt their behavior and their personality altogether according to the demands of their ecology and their culture. That's why this is known as the cultural approach. Now, according to the book's example, यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि हमें पता है कि एक काफ़ी मतलब लोग जो हैं आज तक वो पहले से ही फॉरेस्ट में रहा करते थे, लेकिन टिल डेट देयर आर many cultural tribes who still reside in the forest and mountainous areas, and they just survive by hunting and gathering as their basic economic activity. Okay, so यही जो है उनका प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी कि वो कुछ वैसा उनका कुछ स्कूलिंग वगैरह नहीं होता, कुछ जॉब वॉब नहीं होता, वो ज़िंदगी भर हंटिंग गैदरिंग करके ही जीते हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ट्राइबल ग्रुप है झारखंड का जिसका नाम है बिरहौर. ये भी एक ऐसे ही ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनके ज़्यादातर लोग जो है वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब कि आज इस जगह में रहे तो कल कहीं और, परसों कहीं और, ऐसे नोमैडिक मतलब बंजारा की तरह. तो यहाँ पर इनका जो है कांस्टेंट मूवमेंट रहता है. सो दे मूव इन स्मॉल बैंड्स फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ गेम्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि आइदर वो उसे स्टोर करेंगे, वो उसको कंजम्पशन करते हैं, या हो सकता है कि वो उसका ट्रेड करके भी दे सर्वाइव, क्योंकि वही उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी रह गया है. तो उनका जो है चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो है वो एम करता है कि कैसे वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उनको खुद से, उनको अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाएंगे, एंड राइट फ्रॉम एन अर्ली एज, काफ़ी बचपन से ही वो अपने बच्चों को जंगलों में छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से हंटिंग करो या गैदरिंग करो, बिकॉज दे वॉन्ट देम टू बी इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस एंड करेजियस. एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप कैसे बड़ों का आदर करेंगे, कैसे अपने से छोटों के साथ, अपने से छोटे लोगों के साथ आप कैसे बर्ताव करेंगे, आपको कैसे अपने सारे ड्यूटीज़ परफेक्टली करने, ये सारी बातें एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के बच्चों को सिखाया जाता है. यहाँ तक कि मतलब डिफरेंस ये है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के बच्चे, वो उनका कल्चर डिमांड करता है कि वो कैसे सोबर बनेंगे, कैसे ओबीडियंट बनेंगे बड़ों के आगे, कैसे अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, ये सारी बात उन्हें बताई जाती हैं बचपन से. जबकि ट्राइबल सोसाइटीज़ में हमने देखा कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, उन्हें ऑटोनमस बनाया जाता है. दे आर लेफ्ट टू टेक मैनी डिसीजंस बाय देमसेल्व्स. उन्हें अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाया जाता है, यानी कि उन्हें
रिस्क लेना सिखाया जाता है, हंटिंग सिखाया जाता है. सो ये जो है ये डिफरेंसेस क्यों हैं? ऑल आर ह्यूमंस बट देयर हैज़ बीन द कल्चरल डोमिनेंस, क्योंकि वो अपने इकोलॉजी, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके एनवायरनमेंट में जंगल ही जंगल है, वो कहाँ पर खेती करेंगे? वो कर ही नहीं सकते. जंगल के वजह से वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं और वैसे ही अपनी ज़िंदगी को लीड करते हैं. एंड सेकेंडली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में तो दे आर लाइक सेटल्ड पीपल, वो एक ही जगह में रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, अपने बच्चों को उसी के हिसाब से वो मैनर्स एंड एटिकेट सिखाते हैं. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. तो दोनों के तरफ के बच्चों के अंदर तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा और काफ़ी डिफरेंस रहेगा, बट ऑल आर ह्यूमन बींग्स इन द एंड. So because of different economic pursuits and cultural demands, children in hunt and gathering and agricultural societies develop and display different personality patterns. Now last is the humanistic approach. The humanistic theories are mainly developed in response to Freud's theory. Carl Rogers and Abraham Maslow have particularly contributed to the development of humanistic perspective on personality. So the most important idea proposed by Carl Rogers का सबसे अहम आइडिया जो है वो है of a fully functioning person. Now उन्हें लगता है कि fulfillment जो है एक motivating force होता है personality development के लिए. लोग जो है वो अपने capabilities को, potential को, talents को express करना चाहते हैं, वो भी to the fullest extent possible. जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं किसी भी फंक्शन पे, तो आप क्या चाहेंगे कि आप नॉर्मली आप जैसे प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस कर रहे थे वैसा ही परफॉर्मेंस दें? नहीं, आप फाइनल डे शो का जो फाइनल डे होगा उस मोमेंट में आपको मन में ऐसा आएगा कि आज मुझे अपने फुलेस्ट एक्सटेंट में पोटेंशियल को दिखाना है, आज मुझे सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फुलफिलमेंट है ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है और इसकी वजह से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, पर्सनालिटी अकॉर्डिंगली डेवलप होता है. सो देयर इज़ एन इनबॉर्न टेंडेंसी अमंग पर्सन्स दैट डायरेक्ट्स देम टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर. तो रॉजर्स दो असम्पशंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में. पहला कि बिहेवियर जो है गोल डायरेक्टेड है. दूसरा कि लोग जो हैं वो हमेशा से एडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर ही चूज़ करते हैं जो कि इन्नेटली गुड है. ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नेचुरली जो है हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ होता है. नेगेटिव इमोशंस तब आता है जब चाइल्डहुड में कुछ ऐसा डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हुआ होगा, या फिर कुछ आफ्टर एन इंसिडेंट यू विल सी दैट पीपल चेंज ड्यू टू देयर लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस ओनली. नेचुरली हर एक इंसान को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है और हर एक इंसान इनेटली गुड ही होता है. तो रॉजर्स की थ्योरी जो है वो ग्रू आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लिसनिंग टू पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक. तो उन्होंने अपना थ्योरी तब डेवलप किया जब वो अपने पेशेंट्स को सुनने लगे क्लिनिक में. उन्होंने नोट किया कि सेल्फ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस में. क्लाइंट्स यानी कि उनके पेशेंट्स. Thus the theory is structured around the concept of self, मतलब कि सेल्फ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया गया है humanistic approach में. In the study of personality, the theory assumes that people are constantly engaged in the process of actualizing their true self, मतलब जो है उससे भी बढ़कर fullest potential में अपने potential को, capabilities को show करना है. Rogers suggest कि हर एक person का एक आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ होता है और आइडियल सेल्फ जो है वो वैसा वो पर्सन बनना चाहता है. सपोज़ कि हम में से बहुत लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो सपोज़ मेरा अगर ऐसा या मेरा या किसी का भी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक आइडियल पर्सन होगा हु वुड बी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग एक्सरसाइज एंड स्टेइंग फिट एंड taking good food always and going to work, maintaining a very pleasant personality. ये एक आइडियल सेल्फ है. लेकिन ट्रू सेल्फ अलग होता है. ट्रू सेल्फ वो होता है, ट्रू सेल्फ या रियल सेल्फ वो होता है जो कि आप ओरिजिनली हो. मतलब रियल सेल्फ आप जो हो
और आइडल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो। नाउ जब ये रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ दोनों एक होता है, सपोज कि मेरा रियल सेल्फ है कि मैं नेचुरली बहुत हैप्पी रहती हूँ और मेरा आइडल सेल्फ में भी मैं हैप्पी ही रहती हूँ क्योंकि आई एम नेचुरली लाइक दैट। लेकिन सपोज मेरा रियल सेल्फ में मैं अनहैप्पी रहती हूँ और आइडल सेल्फ में हैप्पी रहती हूँ, तो इसमें क्या है कि दिस विल लीड टू अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन. That is, when there is a correspondence between the real self and the ideal self, a person is generally happy. मतलब सपोज आप कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ल रॉजर्स का थ्योरी है, तो यहाँ पर हम फुलफिलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे एक इंसान अपने एक कैपेबिलिटी को, अपने एक पोटेंशियल को टू द हाईएस्ट एक्सटेंट पॉसिबली वो प्रूव करना चाहता है, मतलब हाईएस्ट एक्सटेंट, फुलेस्ट पोटेंशियल में वो दिखाना चाहता है. तो सपोज कि मुझे हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस इज़ माई एजेंडा. सपोज हैप्पीनेस मेरा मेन मकसद है, तो मैं रियल में हैप्पी हूँ, अब मैं आइडल में उससे भी ज़्यादा हैप्पी होना चाहती हूँ. तो ऐसा है कि जब मैं अपने में हूँ तब भी मैं हैप्पी रहती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ तब भी मैं हैप्पी रहती हूँ. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं अकेले में अनहैप्पी रह के जब लोगों से मिलती हूँ तो हैप्पी रहने का नाटक करती हूँ, तो वो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा और इसमें अंदर ही अंदर इंसान अनहैप्पी होने लगता है, डिससैटिस्फाइड होने लगता है. सो रॉजर्स बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे आप मैक्सिमाइज करोगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हेल्प से. सो इन दिस प्रोसेस द सेल्फ ग्रोज, एक्सपैंड्स एंड बिकम्स मोर सोशल. ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके अंदर ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट वाले आइडियाज़ ही आएंगे. सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल, सबसे बेस्ट आइडिया, सबसे बेस्ट कैपेबिलिटीज़ ही आपके दिमाग में आएगा अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो. Now, Rogers views personality development as a continuous process. It involves learning to evaluate oneself and mastering the process of self-actualization. He recognizes the role of social influences in the development of self-concept. मतलब कि social conditions, social influences बहुत important होता है personality development के लिए. जैसा कि जब social conditions पॉजिटिव रहता है, मतलब आपके आसपास लोग आपको प्यार करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप कुछ भी करें आपको जल्दी गलत नहीं ठहराते, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई रहेगा. लेकिन अगर इसके ऑपोजिट में अगर कंडीशंस नेगेटिव है, लोग आपको हर चीज़ में टोकते हैं, हर चीज़ में आपको डिस्करेजिंग कमेंट्स सुनने को मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर पर्सन खुद को चेक नहीं किया, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे लो होने लगता है. सो पीपल विथ हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर जनरली फ्लेक्सिबल, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस. तो इसी के लिए उन्हें आगे चल के ग्रो करने का मौका मिलता है और वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ा हुआ रहता है. इसी वजह से वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज भी कर सकते हैं. Now, this situation warrants that an atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure enhancement of people's self-concept. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर आपको किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस करना है, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, उस सिचुएशन में एक एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. The client-centered therapy that Rogers developed basically attempts to create this condition. Now in the upcoming chapters आपको जानने को मिलेगा कि ये client-centered therapy क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट, सपोज किसी को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो जाएगा थेरेपिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट के लिए. तो that client would speak his entire life history, his case history, whatever happened, why is he unhappy, why is he dissatisfied with life. तो उस सिचुएशन के दौरान आपको टोटली समझ आ जाएगा कि जो पर्सन गया है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज़ द क्लाइंट हु इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स विद हिज लाइफ, वो पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी लो हो चुका है, क्योंकि उससे कॉन्टिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट से नेगेटिव
सोशल कंडीशंस रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट से उसे नेगेटिव कमेंट सुनने को मिला है, डिस्करेजिंग बिहेवियर है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसी की वजह से उसके अंदर जो है लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। तो इसे हटाने के लिए थेरेपिस्ट को जो है एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये वो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर कि थेरेपिस्ट जो है वो हर एक बात को उस क्लाइंट का बिना उसे जज किए एक्सेप्ट करेगा। सपोज उसने कहा कि मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, इसी के लिए मुझे एक इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा अपने फैमिली से, तब भी थेरेपिस्ट बोलेगा कि ओके, आई एक्सेप्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आपने वैसा किया, इट्स ओके। तो इससे क्या है कि क्लाइंट को जो है एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। वो धीरे धीरे थेरेपिस्ट के साथ बात करते करते, उनका ट्रीटमेंट लेके, थेरेपीज लेके उस डार्क सिचुएशन ऑफ लाइफ से वो निकल के आ पाते हैं और वापस से एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कर पाते हैं। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वो है कि क्लाइंट चाहे भले ही कुछ भी बोल दे, लेकिन थेरेपिस्ट को एक्सेप्ट करना है उसे बिना जज किए। हमें जज नहीं करना है किसी को, हमें स्टैम्प नहीं लगाना है कि तुमने झूठ किया, झूठ बोला, या यू आर अ थीफ, यू आर अ मर्डरर, यू आर अ लायर। वी कैन नॉट से अ सिंगल वर्ड लाइक दैट। सो एंड the next is, you are already familiar with the hierarchy of needs propounded by Maslow from your study of motivation in class 11. So Maslow has given a detailed account of psychologically healthy people in terms of their attainment of self-actualization, a state in which people have reached to their fullest potential. तो मैस्लो ही थे जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आइडिया दिया था। तो उन्होंने एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन बताया है to create the potentialities of love, joy, and creative work. So human beings are considered free to shape their lives and to self-actualize. Self-actualization becomes possible by analyzing the motivations that govern our life. तो हमें अपने मोटिवेशन को समझना है कि कौन से काम को करने में मुझे मोटिवेटेड लगता है। मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत मोटिवेशन आता है, तो मुझे लगता है कि मुझे साइकोलॉजी में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे इसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, तो मैं इसी में ही आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर होगा कि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। या फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो सपोज़ किसी को क्रिकेटर बनना है, तो उसे पता है कि मेरा पैशन जो है वो क्रिकेट है, तो दैट्स वाई आई जस्ट गो फॉर क्रिकेट ओनली। मुझे नहीं मैटर करता कि लोग क्या कहते हैं या आगे चल के क्या होगा, लेकिन मैं हार्डवर्क करूँगा और मुझे क्रिकेटर बनना है। तो इसी की वजह से जो है उसके अंदर के मोटिवेशन को उसे पहचानना होगा और वो खुद को डायरेक्शन तभी दे सकता है। सो वी नो दैट बायोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आर कॉमन in both human beings and animals. Thus, an individual's sole concern with the satisfaction of these needs reduce him to the level of animals, क्योंकि ये सारी needs जो है वो animals में भी होते हैं। लेकिन एक human life का real journey तब begin होता है जब he is in the pursuit of self-esteem and self-actualization needs. So जब वो अपनी ज़िंदगी के सही मकसद की ओर निकलता है, तभी ही उसके परस्यूट का, उसके रियल लाइफ ऑफ परस्यूट शुरू होता है, तभी ही वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर. आई होप यू लाइक्ड इट. स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Thank you for watching. I'll be uploading the next videos, upcoming videos very soon. Thank you. Bye-bye.